हाँ जी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहे थे। कल प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स पढ़ लिए, उसी के साथ थोड़ा टिलेज का इंट्रोडक्शन भी आपने ले लिया था। प्राइमरी टिलेज क्या होता है आपने जान लिया था कि प्राइमरी टिलेज के अंदर हम फील्ड की मेजर एक्टिविटीज करते हैं, जो भी प्लॉइंग का काम होगा वो सारा प्राइमरी टिलेज में किया जाता है। उसके अलावा जो फाइन ऑपरेशंस रहते हैं वो सारे किए जाते हैं सेकेंडरी टिलेज में। ठीक है, तो सेकेंडरी टिलेज में कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स काम में लिए जाते हैं, उन इम्प्लीमेंट्स के बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि सोविंग मशीन टिलेज का हिस्सा नहीं होती। ठीक है, बिजाई मशीन टिलेज का हिस्सा नहीं होती। बिजाई मशीन टिलेज के बाद की प्रक्रिया है। टिलेज वहां तक समाप्त हो जाएगा जहां तक उसने एक अच्छा सीड बेड प्रिपेयर कर दिया। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले डिस्क हैरो के बारे में। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी प्लाऊ होगा, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, प्राइमरी टिलेज का इंप्लीमेंट रहेगा। वो चाहे डिस्क प्लाऊ हो, चाहे एमबी प्लाऊ हो, चाहे कंट्री प्लाऊ हो, चाहे इंडिजिनस प्लाऊ हो, कोई भी प्लाऊ हो, वो प्राइमरी टिलेज का पार्ट रहेगा। उसी तरीके से कोई भी प्रकार का हैरो हो, ठीक है, वो आपके हमेशा सेकेंडरी टिलेज का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना। अब हैरो भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, यहाँ हम दो तीन प्रकार के हैरो के बारे में बात करेंगे, लेकिन उनके अलावा भी बहुत प्रकार के हैरो होते हैं। ठीक है, कोई भी हैरो आपको दे दे तो आप कंफ्यूज मत होना उसमें, वो सेकेंडरी टिलेज का ही इंप्लीमेंट होगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं डिस्क हैरो के बारे में। तो डिस्क हैरो अपीयरेंस में कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, टाइप होते हैं डिस्क हैरो के, दो तीन टाइप होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जनरली अपीयरेंस में ऐसा रहता है। अब आप इसको बिल्कुल अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि सर डिस्क प्लाऊ और डिस्क हैरो में फर्क क्या है फिर। ठीक है, डिस्क प्लाऊ और डिस्क हैरो में फर्क क्या है वो भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, हैरो क्या काम करेगा। हैरो काम करता है हैरोइंग का, यानी सोइल को फाइन करना। ठीक है, जो मिट्टी के ढेले वेले बन गए या और इस तरीके की चीजें रहेगी, ये लेवल सोइल का अगर इक्वल नहीं हो रहा तो उन सारी चीजों को मेंटेन करने का काम कौन करेगा, आपके डिस्क हैरो काम करता है। डिस्क हैरो जैसा कि डिस्क प्लाऊ था, तो डिस्क प्लाऊ को हम कौन सी जगह पे काम में ले रहे थे, डिस्क प्लाऊ को हम काम में ले रहे थे हार्ड सरफेस पे। ठीक है, या फिर जहाँ पे हैवी सॉइल थी वहां पे हम काम में ले रहे थे डिस्क प्लाऊ को। तो सिमिलरली डिस्क हैरो को भी हम ऐसी जगह पे काम में लेंगे जहां पे हार्ड डाउन हो, यहाँ जहां पर फुल ऑफ स्टेल्थ। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है, भूसा। ठीक है, जो प्रीवियस क्रॉप का जो भी बच गया, जैसे धान की फसल के बाद में क्या बच जाता है, धान का जो स्टेबल होता है उसे क्या कहते हैं, अपने पराली बोलते हैं। तो इस तरीके के मटेरियल जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे यूज किया जाता है डिस्क हैरो को। या फिर जहाँ पे ग्रास फील्ड होगा, यानी कि घास उग रखी होगी आपके फील्ड में, तो वहां पे हम यूज करते हैं डिस्क हैरो को, क्योंकि घास में आपको पता है कि इनका रूट सिस्टम बहुत टेंस रहता है। उसके अंदर अगर आप कोई दूसरा इंप्लीमेंट यूज करोगे तो वो उसमें अटक जाएगा, आगे नहीं चल पाएगा। ठीक है, और ये काटने का काम करती है सोइल के लम्प्स को। लम्प्स बोलते हैं आपके मिट्टी के ढेलों को, या फिर क्लोड्स, या फिर जड़ों वगैरह को भी काटने का काम करती है डिस्क हैरो। डिस्क माउंटेड रहती है एक या दो या उससे अधिक एंगल्स पे। ये जो एंगल्स हैं इनको बोला गया है कि ये एक हो सकती है, दो हो सकती है, उससे भी अधिक एंगल्स हो सकती है। उन पे डिस्क को क्या करता है, जोड़ के रखते हैं अपने। ठीक है, अलग अलग डिजाइन में अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलेगी, उनके बारे में अपने नेक्स्ट बात करते हैं। और बाद में क्या किया जाता है, जब हैरो को हम ट्रैक्टर के साथ में खींचते हैं तो ये डिस्क जो होती है वो रोटेट करती है, यानी घूमना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि आपने डिस्क प्लाऊ में पढ़ा था कि वहां पे भी घूमना स्टार्ट कर रही थी, यहाँ पे भी घूमना स्टार्ट कर रही है, और घूमकर क्या कर देगी, सॉइल को कट करने का काम करेगी। अब ये तो सारी चीजें हो गई। मेजर मेजर देखा जाए तो डिस्क प्लाऊ और डिस्क हैरो में अभी तक तो कोई डिफरेंस समझ में आया नहीं। तो बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, डिस्क प्लाऊ और डिस्क हैरो में डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको लेफ्ट साइड में जो इमेजेस दिखाई दे रही है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये इमेजेस है आपके डिस्क प्लाऊ की। और राइट साइड में जो आपको इमेजेस दिखाई दे रही है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपके इमेजेस हैं डिस्क हैरो की। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस की बात करूंगा तो सबसे पहला डिफरेंस कि इसके अंदर जो डिस्क लगी रहती है उस डिस्क का साइज बड़ा रहता है। डिस्क प्लाऊ में डिस्क का साइज बड़ा रहता है। कितना बड़ा रहता है, 60 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक की डिस्क इसमें देखने को मिल जाती है। जबकि डिस्क हैरो में जो डिस्क रहती है उसका साइज क्या रहता है, छोटा रहता है। कितना छोटा, 40 से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक की इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये हो गया कि डिस्क प्लाऊ के अंदर क्या रहेगा, डिस्क का साइज बड़ा रहेगा, और डिस्क हैरो में डिस्क का साइज बड़ा नहीं रहता, छोटा होता है। क्यों, क्योंकि सोच के देखो ना खुद, डिस्क प्लाऊ का काम क्या होगा, डिस्क प्लाऊ का काम होगा प्लोइंग का, जुताई करने का। और डिस्क हैरो का काम क्या होगा कि जुताई करने के बाद में जो रफ सरफेस बन गई उस रफ सरफेस को स्मूथ करना। ठीक है, तो उसको तो गहराई में जाना ही नहीं होगा, गहराई में नहीं जाना तो मेरे को क्यों बड़ी डिस्क लगाने की जरूरत है, एक चीज। दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो कल मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी, एक तो था डिस्क एंगल, एक क्या था, डिस्क एंगल, और दूसरा क्या था, टिल्ट एंगल। ठीक है, एक था डिस्क एंगल और दूसरा था टिल्ट एंगल।
अब डिस्क एंगल क्या था और टिल्ट एंगल क्या था, होपफुली आपको याद होगा। टिल्ट एंगल था कि अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाए ग्राउंड के अकॉर्डिंग, तो वहां से जितना एंगल, जितना डिग्री पर झुकी होती है उसको टिल्ट एंगल बोलते हैं। और डिस्क को जिस दिशा में चलाया जा रहा है उस दिशा में चलाए जाने पर जमीन के साथ में मूवमेंट की डायरेक्शन में जितना वो आपके एंगल बना रही है उस एंगल को बोलते हैं डिस्क एंगल। डिस्क एंगल जनरली हम बोल रहे थे 42 टू 45 डिग्री के आसपास रखते हैं और टिल्ट एंगल हम 15 से 25 डिग्री के आसपास रखते हैं। होपफुली आपको ये सारी बातें याद होगी। तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो झुकाव वाला कंसेप्ट है, डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल वाला कंसेप्ट है, वो केवल एप्लीकेबल होता है डिस्क प्लाऊ पे, ठीक है। डिस्क हैरो में ये वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। डिस्क हैरो में इन दोनों की जगह पे एक अलग टाइप का एंगल रहता है, जो कौन सा एंगल होता है, गैंग एंगल, ठीक है। बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है गैंग एंगल, लेकिन एक बार के लिए आप इसे छोड़ दीजिए कि ऐसा कुछ रहता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, गैंग एंगल रिलेटेड है डिस्क हैरो से और टिल्ट एंगल और डिस्क एंगल रिलेटेड है डिस्क प्लाऊ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये भी डिस्क हैरो है, इसके अंदर देखिए कितने सारे आपके एक शाफ्ट लगी हुई है या एक गैंग लगी हुई है, उस पर देखिए कितनी सारी डिस्क को माउंटेड किया गया है। जबकि यहाँ पे कई सारी शाफ्ट यूज कर ली गई, कई सारी गैंग्स यूज कर ली गई और उन पे बहुत सारी डिस्क को माउंटेड कर दिया गया। जबकि यहाँ आप देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक पर्टिकुलर डिस्क का वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के साथ में अटैच्ड है, कोई भी गैंग का सीलिंग के साथ नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये तिरछी लगी हुई है थोड़ी, और ये तिरछी नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लगी हुई है, बिल्कुल सीधी लगी हुई है। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि अगर डिस्क लगी हुई है बिल्कुल सीधी, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, इनमें कोई झुकाव नहीं है। तो जिनमें झुकाव नहीं होता वो कौन से रहती है, आपके डिस्क हैरो रहती है। आप विजिबली देख सकते हो इन चीजों को बड़ी आसानी से, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे इनमें कोई एंगल नहीं है, कोई झुकाव नहीं है। जो गैंग एंगल मैं आपको बता रहा था, गैंग एंगल क्या होता है, जैसे इस वाले की बात करेंगे तो इसमें तो केवल एक गैंग है, तो इसमें तो गैंग एंगल होगा नहीं। लेकिन यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे एक गैंग, दूसरी गैंग, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल हो गया उस एंगल को बोला जाता है गैंग एंगल। बात करेंगे इनकी फर्दर आगे, लेकिन होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिस्क प्लाऊ और डिस्क हैरो में डिफरेंस क्या होगा। साइज भी इसका छोटा होगा। छोटा साइज क्यों होगा, पर्पस इसका अपने को गहराई तक जाना नहीं है, जो सोइल के ऊपर रफ सरफेस बन गया उसको स्मूथ करना हमारा पर्पस है। तो मुझे कंफर्मेशन दीजिए आपको डिस्क प्लाऊ और डिस्क हैरो में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी, आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम डिस्क हैरो के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो डिस्क हैरो का क्लासिफिकेशन किस चीज के आधार पे किया गया, सबसे पहला इसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया डिस्क के अरेंजमेंट के आधार पे, ठीक है। एक चीज यही आपको पढ़ना है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो पावर सोर्स के आधार पे किया गया है, तो वो तो हर इम्प्लीमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। हर इम्प्लीमेंट या तो अब ट्रैक्टर ड्रोन हो सकता है या एनिमल ड्रोन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एक डिस्क वो बता दी गई जिस जो ट्रैक्टर से ऑपरेट की जाती है, और दूसरा वो बता दी गई जो डिस्क हैरो बुलोक यानी बैलो से ऑपरेट किया जाता है या एनिमल पावर से ऑपरेट किया जाता है। आपके लिए ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि इसमें तो नॉर्मल चीजें आपको पता है। ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करते हैं कि डिस्क अरेंजमेंट के आधार पे डिस्क हैरो को कितने टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले सिंगल एक्शन, उसके बाद में डबल एक्शन जिसको टेंडम डिस्क हैरो भी बोलते हैं, और थर्ड आपका क्या हो गया, ऑफसेट डिस्क हैरो। तीन अलग अलग टाइप में इन्हें क्लासिफाई किया गया है। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल एक्शन डिस्क हैरो के बारे में। तो सिंगल एक्शन, यहाँ पे आपको नाम से पता लग रहा होगा, सिंगल यानी एक और एक्शन यानी प्रतिक्रिया, ठीक है। सॉरी क्रिया, रिएक्शन होता है ना, प्रतिक्रिया तो एक्शन यानी क्रिया, कि आपको केवल एक ही क्रिया देखने को मिलेगी। क्रिया का मतलब क्या हो गया, काम, कि आपको केवल एक काम देखने को मिलेगा। एज्यूम दैट कि आपको मैंने ये इमेज में जो डिस्क दिखाया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने ट्रैक्टर के साथ में इसे माउंट कर लिया और आप इसे आगे की तरफ चला रहे हो। तो आगे की तरफ चलाने के साथ साथ आपकी ये डिस्क ऑपरेट कर रही है फील्ड में, लेकिन ये तो एक ही बार ऑपरेट कर रही है ना। लेकिन सेम केस अगर मैं नीचे की तरफ आऊंगा, तो ये आपने ट्रैक्टर से अटैच कर दिया और आप इसे आगे की तरफ चला रहे हो, तो ये डिस्क ऑपरेट कर रही है और इनके जस्ट पीछे ये दूसरी वाली जो डिस्क है वो भी ऑपरेट कर रही है। इस साइड में आपको दिखाई नहीं दे रहा, फर्दर आप इमेजेस पे देखोगे इनको, लेकिन उसके पीछे भी एक और गैंग अटैच की गई है। तो इस वाले गैंग के पीछे ये वाली गैंग भी काम करेगी, इसलिए इसे सिंगल एक्शन ना बोल के क्या बोल दिया गया, डबल एक्शन बोल दिया गया। और इस वाले को क्या बोल दिया गया, सिंगल एक्शन डिस्क हैरो बोल दिया गया। ओके, तो फिर से यहाँ पे आते हैं, होपफुली आपको और बेटर समझ में आएगा। ये आपके लिए डायग्रामेटिक दे दिया गया कि इस तरीके के इसमें रहेंगे और डिस्क लगे रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो एक गैंग ये है और दूसरी गैंग ये है। गैंग उसे बोलते हैं जिसपे डिस्क को माउंट किया जाता है, डिस्क को अटैच किया जाता है। तो इन दोनों गैंग्स के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल तकरीबन 90 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहता है, सेंटीग्रेड नहीं सॉरी 90 डिग्री से ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्क हैरो बोलते हैं, ध्यान रखना। और इस एंगल को क्या बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं गैंग एंगल। ओके, कंफ्यूजन मत रहना इन चीजों में।
यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि इस प्रकार का हैरो है जिसके अंदर दो गैंग एंड टू एंड, अब एंड टू एंड का मतलब क्या हो गया, ये इसका आखिरी सिरा हो गया, ये भी इसका आखिरी सिरा हो गया, एंड टू एंड एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या कर दिए गए, माउंट कर दिए गए। ओके, अगर एक दूसरे के पीछे कर दिए जाते तो उसको फिर से हम डबल एक्शन डिस्क हैरो बोलते। डिस्क को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि जो राइट साइड की गैंग होगी वो सोइल को कहाँ फेंकेगी, राइट की तरफ फेंकती है, और लेफ्ट साइड की गैंग जो रहेगी वो सोइल को कहाँ फेंकती है, लेफ्ट साइड की तरफ फेंकती है। ओके, अगर आप इमेज में देख पा रही हो इसमें, तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इसका जो फेस है वो इस तरफ है, और इस वाले गैंग का फेस क्या है, और सॉरी डिस्क का फेस क्या है, इस तरफ है। यानी ये सोइल को कहाँ फेंकेगा, इस साइड में फेंकेगा, और ये सोइल को कहाँ फेंकेगी, इस साइड में फेंकेगी, क्योंकि दूसरी साइड तो क्या है, उभार है, उभार वाले हिस्से में सोइल जाएगी थोड़ी ना। ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये सोइल को थ्रो करती है, ये चीज को ध्यान में रखना। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ी गहराई है, और गहराई वाले हिस्से में सोइल को थ्रो किया जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं अपने किस में, सिंगल एक्शन डिस्क हैरो, होपफुली आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं डबल एक्शन डिस्क हैरो के बारे में। तो डबल एक्शन डिस्क हैरो क्या है, ये सिंगल एक्शन डिस्क हैरो थी, इसके पीछे सिमिलरली दो और डिस्क आपके अटैच कर दी गई। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर ये सोइल को इस डायरेक्शन में फेंक रहा है तो ये सोइल को इस डायरेक्शन में फेंकेगा, जिससे क्या हो जाएगा कि सोइल को उथल पुथल कर दिया गया, एक बार लेफ्ट में उथल कर दिया गया और एक बार राइट में पुथल कर दिया गया। ओके, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, उसकी महीन हो जाएगी सोइल आपकी, ठीक है, स्मूथनेस बढ़ जाएगी सोइल की। तो यहाँ क्या बोल दिया गया कि इस प्रकार के डिस्क हैरो में दो या दो से ज्यादा गैंग, अब इसने क्यों बोला दो या दो से ज्यादा, नंबर क्यों नहीं फिक्स बताया, क्योंकि अगर ये एक गैंग लगा के मैंने डिस्क अटैच कर दी और इसके पीछे दूसरी गैंग लगा के मैंने डिस्क अटैच कर दी, तो ये भी तो डबल एक्शन डिस्क हैरो कहलाएगा। लेकिन वहीं पे मैंने इस तरीके से अगर अटैच कर दिया, ठीक है, इनके पीछे गैंग लगा के अटैच कर दिया, तो ये भी डबल एक्शन डिस्क हैरो कहलाएगा। इसमें 4 गैंग है और इसमें 2 गैंग है, लेकिन मिनिमम इनके अंदर कितनी गैंग्स होनी चाहिए, 2 गैंग होनी जरूरी है। ओके, अब यहाँ पे एक फनी वे में बोल देता हूँ आपको, गैंग किसको बोलते हैं, गैंग बोलते हैं गिरोह को। ठीक है, गैंग कभी एक बंदे की नहीं होती ना, उसमें 3-4 तो बदमाश होते ही हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये एक गैंग होगी जिसके अंदर इतनी सारी डिस्क अटैच्ड है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं कि दो या दो से ज्यादा गैंग रहती है और एक दूसरे के पीछे इनको आपके माउंट किया जाता है इस तरीके से कि अगर फ्रंट और रियर वाली जो गैंग है वो सोइल को अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो कर रही है, ये सोइल को अगर इस डायरेक्शन में थ्रो कर रही है तो ये वाली गैंग सोइल को इस वाले डायरेक्शन में थ्रो करेगी। ठीक है, और इंटायर फील्ड के अंदर ये सारा का सारा 2 बार काम करेगा। ठीक है, एक ट्रिप के अंदर क्या करेगा, ये 2 बार सोइल के अंदर काम कर देगी, यानी कि ये वाली गैंग ने भी सोइल को ऑपरेट किया और ये वाली गैंग ने भी सोइल को ऑपरेट किया है। इस वाले जो डिस्क हैरो है इनको टेंडम डिस्क हैरो भी बोलते हैं, ध्यान रखना भाई। ठीक है, टेंडम डिस्क हैरो। नेक्स्ट बात करते हैं अपने ऑफसेट डिस्क हैरो के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके नाम से ही पता लग जाएगा कि ऑफसेट क्या है। अभी तक हमने देखा सिंगल एक्शन डिस्क हैरो, उसके अंदर कुछ कंसेप्ट नहीं था। डबल एक्शन डिस्क हैरो देखा तो उसमें क्या बोल दिया गया कि ये एक गैंग है, ये दूसरी गैंग है, इन दोनों को एक दूसरे के पीछे लगा दिया तो वो भी डबल एक्शन डिस्क हैरो है। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इस तरीके से लगा दिया, उसको भी डबल एक्शन डिस्क हैरो हमने बोल दिया। हालांकि अगर देखा जाए ना, ब्रॉडली देखा जाए तो ऑफसेट डिस्क हैरो भी एक टाइप है किस चीज का, डबल एक्शन डिस्क हैरो का। या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो कि डबल एक्शन डिस्क हैरो के 2 टाइप रहते हैं, एक हो गया आपके टेंडम डिस्क हैरो और दूसरा आपका रह गया ऑफसेट डिस्क हैरो। ऑफसेट के नाम से हमें पता लगेगा कि ऑफसेट का मतलब क्या हो गया, कि जो उसमें हम एक के जस्ट पीछे बिल्कुल सिमिलरली उसी पोजीशन में लगा दे रहे थे दूसरे गैंग को, इसमें ऐसा नहीं रहेगा। इसमें क्या रहता है, कुछ इस तरीके का सीन रहता है। ध्यान रखने वाली बात को समझना कि अगर आपका ट्रैक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपकी ये वाली गैंग भी थोड़ी तिरछी रहेगी और उसके पीछे जो गैंग लगी हुई है वो भी तिरछी रहेगी। ये दोनों, ऐसा नहीं होगा कि आपका ट्रैक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, ये बिल्कुल सीधे लगी और दूसरी बिल्कुल सीधे लगी, ऐसा कभी नहीं होता इसके अंदर। अगर ऐसा होगा तो उसको टेंडम डिस्क हैरो बोला जाएगा, ऑफसेट डिस्क हैरो नहीं बोला जाएगा। इसको ऑफसेट बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि इसके अंदर गैंग्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल नहीं लगते, वो आड़े तिरछे लगते हैं। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये हिच पॉइंट है जिससे ट्रैक्टर से माउंट किया गया है। एक गैंग इस तरीके से लगी हुई है और दूसरी गैंग इस तरीके से लगी हुई है। अब इनको जो लगाने का तरीका रहता है, ऑफसेट डिस्क हैरो के आपको मल्टीपल टाइप्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर इनके लगाने के तरीके के बारे में बात करें तो लगाने का तरीका कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ जो काउंटर वेट होगा, यहाँ जो वेट होगा, यहाँ जो बल लगाना पड़ेगा उसका काउंटर वेट यहाँ पे हमें देखने को मिले। ठीक है, अब मैंने सारे एक ही साइड के अंदर अगर लगा दिए, दोनों के दोनों अगर मैंने एक ही साइड में माउंट कर दिए, तो उससे मुझे नुकसान क्या होगा कि मेरे ट्रैक्टर को एक साइड से खींचने पे बहुत बहुत मात्रा में बल लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ट्रैक्टर अच्छी तरीके से फील्ड में परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। इसलिए इनको एक दूसरे के अपोजिट लगाते हैं थोड़ा, और इनको एक पैरेलल लाइन में नहीं लगाते, इसीलिए इनको ऑफसेट डिस्क हैरो कहा जाता है। ओके,
तो यहाँ पे देखते हैं, अब पढ़ते हैं इस चीज को कि ये ऐसा डिस्क हैरो है जिसके अंदर दो गैंग टेंडम शेप में लगती है, कैपेबल ऑफ बीइंग ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट लगती है आइदर साइड ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ पुल, इस जो बीच में से जो केंद्र बिंदु होगा, जहां से सेंटर लाइन होगी, केंद्र रेखा होगी, जहां से खींचा जाएगा, उसके साइड में हम क्या करते हैं, डिस्क को ऑफसेट करते हैं, ठीक है। ये इसमें ध्यान में रखने वाली बात है। एक के पीछे दूसरे गैंग को फिट किया जाता है। सोइल दो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर थ्रो की जाती है, क्योंकि जो दोनों गैंग लगी है वो सोइल को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर थ्रो करने का काम करती है। ऑर्चार्ड और गार्डन में काफी यूजफुल है। ट्रैक्टर को लेफ्ट या राइट में ट्रेवल करवाता है ये। पुल लाइन मिडल में कभी नहीं होती इसकी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑफसेट डिस्क हैरो बोला जाता है, जो चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो ये चीजें देख लेना, इनमें आपको वही है कि गैंग इस तरीके से अरेंज की जाती है ताकि उनका क्या हो, काउंटर बैलेंस उनमें बना रहे एक दूसरे को, ताकि ट्रैक्टर को केवल एक डायरेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा फोर्स ना लगाना पड़े। ओके, तो ये सारी चीजें होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अब इन सारा के एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये आपके सामने क्या रहेगी, सिंगल एक्शन डिस्क हैरो रहेगी, ठीक है। डिस्क हैरो को आप इस तरीके से भी पहचान सकते हो कि डिस्क हैरो में नंबर ऑफ डिस्क जो होते हैं वो ज्यादा रहते हैं। डिस्क प्लाउ में बात करो तो जनरली डिस्क प्लाउ देखा जाए तो 2 बॉटम का देखने को मिलता है, 3 बॉटम का देखने को मिलता है, 4 या 5 बॉटम देखने को मिलता है, और वो भी अलग अलग होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अंदर गैंग रहती है, डिस्क प्लाउ में कभी भी गैंग नहीं रहती। ओके, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का शेप भी आपको देखने को मिल सकता है डिस्क के अंदर, डिस्क हैरो में जनरली। ओके, तो ये आपके सामने क्या रहेगी, सिंगल एक्शन डिस्क हैरो। ये आपके सामने रहेगी डबल एक्शन डिस्क हैरो, या इसको टेंडम डिस्क हैरो भी बोलते हैं। ये थर्ड आपके सामने क्या रहेगी, ऑफसेट डिस्क हैरो। ट्रैक्टर इसको इस वे में खींचेगा, ये एक हमने थोड़ी तिरछे लगा दी और दूसरी भी हमने थोड़ी तिरछे लगा दी, ठीक है। इन दोनों का झुकाव एक दूसरे के अपोजिट रख दिया, जिस तरीके जिसकी वजह से काउंटर बैलेंस आपका मेंटेन हो जाए और ट्रैक्टर आपका केवल एक साइड में पुल करने को बाधित ना हो। तो यहाँ आपका डिस्क हैरो कंप्लीट होता है। मेरे को कंफर्मेशन दीजिए, आपको डिस्क हैरो क्या होता है, डिस्क प्लाउ से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उसको, और का क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है, उसके टाइप्स क्या क्या है, सारी चीजें समझ में आई है कि नहीं आई। उसके बाद में सेकंड बात करते हैं अपने स्पाइक टूथ हैरो के बारे में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हैरो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैं आपको 3 टाइप के हैरो यहाँ पे पढ़ा दूंगा, उसके अलावा भी अगर आपके रह जाए, वैसे तो देखिए 3 टाइप के बता दिए, उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी दूसरे टाइप के हैरो को पढ़ने में, आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो थे वो मैं यहाँ पे आपको कवर कर रहा हूँ। स्पाइक टूथ हैरो के बारे में अगर बात करेंगे तो स्पाइक टूथ हैरो के अंदर क्या रहते हैं, पैग की शेप के दांते लगे रहते हैं, ठीक है। पैग की शेप के दांते का मतलब क्या हो गया, पैग कहते हैं जी खूंटी को, ठीक है। अब खूंटी की शेप कैसी रहती है, खूंटी की शेप तो बिल्कुल कील है, तो कील की शेप कैसी रहती है, ठीक है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहती है। तो उसी तरीके से कील के आकार के दांते लगे रहते हैं, किस पे, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम पे। रेक्टेंगुलर का मतलब एक आयताकार फ्रेम पे कील या फिर खूंटी की आकृति के दांते लगे रहते हैं, उसे स्पाइक टूथ हैरो कहते हैं। काम क्या होगा, क्लोड्स को तोड़ने का काम होगा, स्टिर करने का काम होगा सॉइल को, यानी कि हलचल पैदा करना सॉइल के अंदर, बीड्स को अपरूट कर देना, ग्राउंड को लेवल करना, सॉइल को तोड़ना और बीजों को कवर करना। जैसे हमने क्या कर दिया आजकल, तो वैसे बिजाई मशीन जो आने लगी है, उन बिजाई मशीन में मैकेनिज्म रहता है कि वो सॉइल को कवर कर देती है, बीजों को बोने के बाद में सॉइल में इंसर्ट करने के बाद में कवर कर देती है, जो फरो ओपन किया होता है उन्होंने। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस नहीं कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं, हैरो को यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए भी। सेकंड अगर बात करें इसमें, तो ये क्या काम करेगा, ये सॉइल को स्मूथ करेगा, और डायरेक्टली आफ्टर प्लोइंग के बाद में, प्लोइंग के बाद में जो आपकी सॉइल होगी या फील्ड होगा वो रफ अपीयरेंस रहेगा, तो उसको स्मूथ करने का काम करता है स्पाइक टूथ हैरो। नेक्स्ट बात करते हैं, तो स्पाइक टूथ हैरो जो होता है वो रिजिड टाइप का या फिर फ्लेक्सिबल टाइप का भी आता है। अब ये रिजिड टाइप और फ्लेक्सिबल टाइप क्या है, मैं आपको इमेज के थ्रू समझाता हूँ। कि यहाँ पे आप जो देखोगे तो ये जो खूंटे हैं, ठीक है, तो वो खूंटे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये 90 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं, इन खूंटों को थोड़ा सा टिल्ट किया गया है, ठीक है। तो आप इनके एंगल को चेंज कर सकते हो कि ये इनके एंगल को मैंने कम कर दिया या ज्यादा कर दिया, ठीक है। तो इनके एंगल को कम या ज्यादा करने का अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो उसको मैं बोल दूंगा फ्लेक्सिबल टाइप का स्पाइक टूथ हैरो। और अगर ये एंगल को फिक्स कर इनको मैनेज करने का ऑप्शन मेरे पास नहीं है तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, रिजिड टाइप ऑफ स्पाइक टूथ हैरो। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया, जो एनिमल ड्रोन स्पाइक टूथ हैरो होगा वो यूजुअली कैसा रहता है, रिजिड टाइप का रहता है। उसमें आप जो खूंटी होगी या जो पैक शेप टीथ होते हैं या स्पाइक होते हैं, कांटे बोल सकते हैं, स्पाइक का मतलब कांटे ही होते हैं ना, तो ये जो कांटे के जैसे स्ट्रक्चर रहती है, इनको इनका एंगल हम फिक्स नहीं कर सकते रिजिड टाइप में, ठीक है।
तो वही चीज यहाँ पे बोल दी गई कि इस प्रकार के ये जो रिजिड टाइप के होंगे उनके अंदर कोई प्रोविजन नहीं होता आपके स्पाइक्स के एंगल को कम ज्यादा करने का या परिवर्तित करने का, वो फिक्स होगा वहां पे, ठीक है। जबकि ट्रैक्टर ड्रोन हैरोज जो होते हैं वो जनरली कैसे रहते हैं, फ्लेक्सिबल टाइप के रहते हैं। इनके अंदर हम एंगल को कम ज्यादा कर सकते हैं एक लीवर की सहायता से। अब वो कैसे कर सकते हैं वो बताता हूँ आपको। इस प्रकार के हैरो में पार्ट के बारे में बात करेंगे तो टीथ यानी दांते हो गए, टूथ बार फ्रेम हो गया जिसपे ये टीथ फिट रहते हैं, क्लैंप्स रह गए, गार्ड ब्रेसेस रह गए, लीवर्स और हुक, ये सारे के सारे इसके पार्ट्स रहते हैं। जो टीथ होते हैं वो जनरली हम किससे बनाते हैं, स्टील से बनाते हैं। और स्टील से बनाने का कारण मैंने आपको कल समझाया था कि लोहा बहुत आसानी से टूट जाता है, स्टील आसानी से टूटता नहीं है। इसलिए हम जो ये चीजें होती है वो या तो स्टील से बनाते हैं या फिर अगर लोहे से ही बनानी है तो कास्ट आयरन का यूज करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे। तो ये जो आप इमेज देख रहे हो, इस इमेज में आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो स्पाइक है या टूथ है, हाँ, ये जो स्पाइक है या फिर ये जो टीथ टाइप स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है वो इन एक एक एंगल मान लो या एक्सल मान लो, इस पे ये सारे के सारे क्या है, शिफ्टेड है। तो यहाँ पे लीवर्स लगे रहते हैं, उन लीवर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। और इसका एंगल जब चेंज होगा, मान लो ये कोई लीवर है, इस पे मैंने क्या लगा दिया, कांटे अटैच कर दिए, तो अगर मैं इसको घुमा देता हूँ तो इसके साथ जो नीचे फिक्स अटैच्ड है वो भी तो उनका तो एंगल चेंज होगा ना। तो बस वही सिंपल इसमें साइंस है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस इतनी चीजें, लीवर्स की सहायता से हम इसका एंगल कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी वही आगे जोड़ने वाला पार्ट रहेगा और इसकी सहायता से हम ट्रैक्टर से अटैच कर सकते हैं। अलग अलग फ्रेम रहता है। ये जो आप देख रहे हो वो अटैच होगा आपके हुक में। आप इसको 3 पॉइंट हिट सिस्टम वाला भी देख सकते हो। और वो ये बस इसमें बाकी सारी चीजें, ये फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर आपके ये फिटेड रहता है, रेक्टेंगल शेप्ड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने स्प्रिंग टूथ हैरो के बारे में। तो वो था आपके स्पाइक टूथ हैरो। स्पाइक का मतलब क्या था, कांटे या फिर कील या फिर खूंटी टाइप में, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे स्प्रिंग टूथ हैरो में, तो नाम से पता लग रहा है कि इसमें स्प्रिंग लगा होगा। अब स्प्रिंग लगा होगा तो स्प्रिंग से हमें क्या फायदा मिलता है, एडवांटेज क्या होता है स्प्रिंग का। स्प्रिंग से हमें एडवांटेज ये मिलता है कि स्प्रिंग किस चीज को सहन कर सकता है। या फिर मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको इसका कंसेप्ट पहले समझा देता हूँ, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। हाँ जी। तो मैं आपको पढ़ाने वाला था स्प्रिंग टूथ हैरो, लेकिन उससे पहले मैं आपको कंसेप्ट से परिचित करवा देता हूँ कि स्प्रिंग इंट्रोड्यूस करने का फायदा क्या है। आजकल बहुत सारे कल्टीवेटर हैं जिनमें भी स्प्रिंग यूज होने लग गया। तो स्प्रिंग यूज होने का फायदा क्या है, जैसे ही आपको स्प्रिंग का बेनिफिट समझ में आ जाएगा, आपको स्प्रिंग टूथ हैरो पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, तो देखते हैं। अब मान लो ये कोई इम्प्लीमेंट है और अब हमें उससे मतलब नहीं है स्प्रिंग टूथ हैरो है या फिर ये आपके स्पाइक टूथ हैरो है या ये सिंपल कल्टीवेटर है या स्प्रिंग एडजस्टेबल आपके कल्टीवेटर है, कोई भी इम्प्लीमेंट हो, हमें केवल इतनी चीज देखनी है कि किसी भी इम्प्लीमेंट में स्प्रिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने से बेनिफिट क्या है। तो फिलहाल आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो वो ऐसा इम्प्लीमेंट है जिसमें स्प्रिंग यूज नहीं किया गया, ठीक है। तो वो जब चलेगा और सोइल में बाई चांस कोई पत्थर आ गया तो पत्थर आने से क्या नुकसान होगा, वो चीज देखिए। ये जिस टाइप का होगा, इसके अंदर अगर पत्थर आ गया तो ट्रैक्टर तो क्या काम करेगा, ट्रैक्टर तो अब अपने इंप्लीमेंट को पीछे की तरफ आगे की तरफ खींचने के लिए फोर्स लगाएगा। वो फोर्स लगाएगा, अगर वो बाय चांस ट्रैक्टर आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा और आप ड्राइव कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप और ज्यादा फोर्स लगाओगे। और ज्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, फोर्स लगाने की वजह से पत्थर नीचे सोइल में हिल नहीं पाएगा। उसके कारण आपका जो शेयर पार्ट होगा या टिप पार्ट जो होगी वो डैमेज हो जाएगी। वो डैमेज हो जाएगी तो आपको इकोनॉमिकल लॉस होगा उस चीज की वजह से। वही यहाँ पे आप राइट साइड में देखोगे कि यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग टाइप का क्या लगा दिया गया, इम्प्लीमेंट लगा दिया गया जिसके अंदर स्प्रिंग को यूज किया गया है। ओके, जिसमें स्प्रिंग को यूज किया गया। तो इस चीज के बारे में थोड़ा गौर से देखना कि जब स्प्रिंग यूज करेंगे तब ये प्रॉब्लम क्या होगी। स्प्रिंग यूज किया, स्प्रिंग को ये महसूस हुआ कि नहीं ये आपके पत्थर आ गया और इससे आगे नहीं जा पा रहा, और हम जब आगे की तरफ खींचने में पुल जोर लगाएंगे, जोर लगाने की वजह से क्या होगा कि यहाँ से आगे जा नहीं पा रहा, तो स्प्रिंग आपका पुल हो जाएगा। और स्प्रिंग पुल होने की वजह से इसमें थोड़ा खिंचाव आएगा और थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जिसकी सहायता से क्या होगा, ये यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल आएगा। ये पत्थर को तो वैसे ही नहीं हिला सकते थे इस इम्प्लीमेंट की सहायता से। अब हमारा इम्प्लीमेंट कम से कम डैमेज होने से बच गया। ओके, तो स्प्रिंग वाला इम्प्लीमेंट यूज करने का हमें ये बिगेस्ट एडवांटेज रहेगा। वो ये कल्टीवेटर आपके सामने जिनके अंदर स्प्रिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग को इंट्रोड्यूस करने का फायदा रहता है।
हाँ जी, स्प्रिंग टूथ हैरो के बारे में पढ़ रहे थे, आप लोगों ने जान लिया कि स्प्रिंग इंट्रोड्यूस करवाने का इम्प्लीमेंट्स में क्या बेनिफिट रहता है। तो वही चीज सबसे पहली बात यहाँ पे बोल दी गई कि ये एक ऐसा हैरो रहता है जिसके अंदर फ्लेक्सिबल टीथ रहते हैं, ठीक है, जो सुटेबल रहते हैं कौन सी कंडीशन में काम करने के लिए, हार्ड और स्टोनी सॉइल्स में काम करने के लिए, कठोर एवं पथरीली मृदाओं में काम करने के लिए ये जो इम्प्लीमेंट है वो सुटेबल रहता है, ठीक है। स्प्रिंग टूथ हैरो फिटेड रहता है स्प्रिंग की सहायता से, जिसको लूप करके, ठीक है, इलिप्टिकल शेप के अंदर, यानी अर्ध गोलाकार, इलिप्टिकल का मतलब क्या रहता है, अर्ध गोलाकार शेप के अंदर लूप करके यानी मोड़ करके यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, स्प्रिंग का काम करना शुरू कर देता है वर्किंग कंडीशन में। जैसे ही कोई पत्थर वगैरह या रूट या फिर कोई वीड, ऐसी कोई भी चीज आ जाएगी जिसके कारण आपका इम्प्लीमेंट परेशान हो रहा है, आगे नहीं चला पा रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्प्रिंग अपना बेनिफिट दिखाएगा और आपका इम्प्लीमेंट डैमेज नहीं होगा, और इस तरीके से आपको जो काम करना है, आपका जो पर्पस था वो पर्पस भी कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट्स की बात करेंगे तो टीथ हो गया, टूथ बार हो गया, क्लैंप्स हो गया, फ्रेम हो गए, लीवर और आपके लिंक्स, ये सारे पार्ट इनके अंदर रहते हैं। यूजुअली ये जो टीथ होते हैं वो भी आप किससे बनते हैं, स्टील से बनते हैं। क्यों बनते हैं ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ, ताकि डैमेज कम से कम हो। कुछ रिवर्सिबल पॉइंट भी यूज करते हैं अपने, जिनको एक साइड से अगर घिस जाए तो उनके क्या कर लें अपने, उनको दूसरी साइड से यूज कर लें। ये वाला जो पॉइंट है दूसरी साइड से यूज करने वाला, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। सबसे पहले आप इमेज देख लीजिए, इस इमेज में क्या किया जा रहा है कि वो ये आपके सामने क्या है, इस तरीके से इनको अर्धचंद्राकार रूप में लूप कर करके यूज किया जा रहा है। जब इनके आगे वाला पॉइंट घिस जाएगा, ऑब्वियस है कि काम करेगा, फील्ड में चलेगा तो घिसेगा थोड़ा। जब ये आगे वाला पॉइंट घिस जाता है तो ये वाला जो पार्ट है इसको आगे और इस वाले पार्ट को पीछे करके भी अपन यूज कर सकते हैं। वो बात वहां पे बोली गई थी, ठीक है, कि कुछ रिवर्सिबल पॉइंट्स भी आते हैं, तो एक पार्ट जब इनका घिस जाए या खराब हो जाए तो दूसरे पार्ट को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि ये जो टीथ वगैरह होंगे उनको उनको फिट किया जाता है बार के साथ में, टूथ बार के साथ में। टूथ बार किसे कहते हैं, इसे कहते हैं टूथ बार, और यहाँ पे ये जो लगी हुई है उन्हें कहते हैं क्लैंप, ठीक है, क्या कहते हैं, क्लैंप। इसके लिए सबसे बेसिक अगर मैं बोलना चाहूँ तो गैस सिलेंडर आप सबके घरों में होगा। गैस सिलेंडर के जो पाइप हम लगाते हैं, पाइप के ऊपर हम एक क्लैंप लगाते हैं, जिसकी सहायता से क्या हो जाए, वो पाइप टाइट हो जाए और कोई लीकेज की प्रॉब्लम ना रहे। तो वही चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या कर दिया गया, ये आपके लगा दिए गए टूथ बार और इनको अटैच कर दिया गया क्लैंप की सहायता से, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद में बात करेंगे कि ये रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये क्लैंप से हमने अटैच कर दिया तो इसकी वजह से सपोर्ट रहेगा हैरो में, ठीक है। और लीवर प्रोवाइडेड रहता है इनको अलग अलग डेप्थ के लिए एडजस्ट करने के लिए। लाइट हैरोइंग के लिए हम स्टैंडिंग पोजीशन में इनको कर सकते हैं, और यही बातें हैं इनमें, ठीक है, कि हिचिंग पॉइंट के साथ में हम क्या कर सकते हैं, इनको अटैच कर सकते हैं ट्रैक्टर से। तो इसका मेन फ्रेम रह गया, ये आपके स्प्रिंग रह गए, इनको क्लैंप की सहायता से यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया, और ये एडजस्टिंग लीवर रह गया इनकी पोजीशन फिक्स करने के लिए, और आगे ट्रैक्टर से माउंट करने के लिए ऑप्शन दे दिए गए। तो ये आपका रहता है स्प्रिंग टूथ हैरो। डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन स्प्रिंग इफेक्ट होने का एडवांटेज कहाँ मिलेगा, वहां मिलेगा जहां पे सोइल बहुत हार्ड होगी या फिर जमीन क्या होगी, पथरीली होगी, ठीक है। उसमें हमारा हैरो डैमेज नहीं होगा और अपना काम अच्छी एफिशिएंसी के साथ कर पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कल्टीवेटर के बारे में। तो कल्टीवेटर पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ कि कल्टीवेटर को अपने सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट भी मान सकते हैं, और इसके अलावा हम कल्टीवेटर को इंटर कल्टीवेशन इंप्लीमेंट भी मान सकते हैं। कल की क्लास आपकी रहेगी सॉविंग इम्प्लीमेंट्स की, परसों की क्लास आपकी रहेगी इंटर कल्टीवेशन इम्प्लीमेंट्स की। तो इंटर कल्टीवेशन इम्प्लीमेंट में एक बार कल्टीवेटर आपको फिर से देखने को मिलेंगे, क्योंकि कल्टीवेटर को हम दोनों ही यूज में ले सकते हैं। हम उसे सेकेंडरी टिलेज के काम में भी ले सकते हैं और हम उसे इंटर कल्टीवेशन के काम में भी ले सकते हैं। ओके, बात करते हैं कल्टीवेटर के बारे में कि ये इंटर कल्टीवेशन के काम में भी आता है, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, टाइम्स, एडजस्टेबल टाइम्स को यूज कर सकते हैं या फिर डिस्क को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो पंक्तियां होंगी एक फसल से, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, उन दूरी के बीच में जो खाली जगह होती है, उस खाली जगह में हम इनको यूज करने के काम में लेते हैं। यानी कि मोटी मोटी बात होगी, वीडिंग एंड होइंग के काम में भी हम इसे ले सकते हैं। और वीडिंग एंड होइंग, सबसे पहले अगर मैं बोलना चाहूँ कि कल्टीवेटर को मैंने इंटरकल्चरल ऑपरेशंस का इंप्लीमेंट बता दिया, तो इंटरकल्चरल ऑपरेशंस होती क्या है, या हिंदी में बोलना चाहूँ तो अंतर शस्यीय क्रियाएं। ये क्या होती है, अंतर शस्यीय क्रियाएं होती है कि खड़ी फसल में आप जो भी टिलेज करते हो, प्राइमरी टिलेज करते हो या सेकेंडरी टिलेज करते हो, उसके अंदर आपने बीज इंसर्ट नहीं किया होता सोइल में। टिलेज करने के बाद में आप बीज डालते हो सोइल में, जबकि आपने बीज डाल दिया, बीज ग्रो कर गया, जर्मिनेट कर गया, प्लांट बन गया, अब आपके फील्ड के अंदर पौधे उगे हुए हैं। अब आप उनमें कोई भी प्रक्रिया कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो सारी चीजें किस में आ जाएगी, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस में आ जाएंगी। आप निराई गुड़ाई कर रहे हो या फिर वीडिंग होइंग बोलने में इंग्लिश में, तो वो सारी चीजें इंटर कल्टीवेशन के अंदर मान ली जाती है, ठीक है।
तो कल्टीवेटर किसके काम में आता है? इंटरकल्चरल ऑपरेशंस के काम में भी आता है। इसी के साथ साथ हम इसे सीड बेड प्रिपरेशन के लिए, जैसे इन्होंने सीड बेड प्रिपरेशन बोल दिया वैसे समझ में आ गया कि सेकेंडरी टिलेज के काम में भी इनको ले सकते हैं। अपने सोविंग अटैचमेंट यूज कर सकते हैं। अगर सीडिंग अटैचमेंट में इसके साथ में ऐड कर दूंगा तो हम इसे सोविंग के काम में भी ले सकते हैं। ओके, तो ये सारा आपके लिए आपके कंसेप्ट था कल्टीवेटर का। अब बात करते हैं कल्टीवेटर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे टाइन कल्टीवेटर के बारे में। टाइन आप सारे लोगों से परिचित हो कि टाइन क्या चीज होती है। ये जो पार्ट रहता है इन पार्ट्स को टाइन बोलते हैं। ठीक है, आप कहाँ से परिचित हो? आपने एम्बिप्लाउ वगैरह पढ़ा था तो उन सब में आपने पढ़ा कि हाँ इतने टाइन से ये चीजें वो चीजें, आपने सारी चीजें पढ़ी। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस की बात करेंगे तो आपके जो एमडी प्लाउ था या फिर आपके इंडिजिनस प्लाउ था या कोई भी प्लाउ होगा तो उनके अंदर क्या था? उनके अंदर शेड था। ठीक है, यानी नुकीला भाग था जो सोइल को क्या कर रहा था? कट करने का काम कर रहा था। इनमें शेड नहीं है, इनमें क्या है? शोवेल है। ठीक है, आप देखोगे तो इनमें क्या है? शोवेल है, जो कि क्या है? चौड़ा पार्ट है और उतना नुकीला नहीं है। इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसकी तीखापन उतना नहीं है, शार्प उतना नहीं है, ये ध्यान रखना। उनके अंदर रहता है शेर, इनके अंदर रहता है शोवल। ओके, शू के ऊपर शेयर पार्ट अटैच रहता है जिसे हम स्टील से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि वो सोइल को कट करने के काम करे। यहाँ पे शेयर नहीं होगा, यहाँ पे शोवल होगा जो चौड़ा ज्यादा होगा, जिसका काम डेप्थ में जाने का उतना नहीं होगा, बस ऊपर ऊपर से थोड़ी सी डेप्थ में जाएगा ताकि वो क्या कर सके? सोइल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सके, जिसकी सहायता से क्या हो जाएगा कि अगर वहां पर कोई खरपतवार उगे हुए हैं तो वो नष्ट हो जाए और साथ साथ सोइल में एरिएशन अच्छा हो जाए, यानी सोइल की होइंग हो जाए, ताकि प्लांट्स को रूट एरिया के पास में ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो चीजें बताई वो इंटरकल्चरल ऑपरेशंस के लिए बताई, लेकिन सेम इम्प्लीमेंट को हम सेकेंडरी टिलेज के काम में भी ले सकते हैं। इसके टाइम्स के बारे में बात करते हैं तो इसके अलग अलग टाइम्स के आते हैं। अगर देखा जाए तो 5, 7, 9 और 11 टाइम्स वाले कल्टीवेटर काफी फेमस रहते हैं। ठीक है, 5, 7, 9 और 11 टाइम्स वाले कल्टीवेटर आमतौर पे आपको देखने को मिलते हैं। अगर इसमें बात करेंगे इसमें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें कितने हैं? 9 टाइम्स है इस वाले कल्टीवेटर में। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि टाइम कल्टीवेटर क्या होगा। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो नेक्स्ट क्या बोल दिया गया? डक फुट कल्टीवेटर। अगर डक फुट कल्टीवेटर की बात करें तो इसमें जो इसके नीचे वाला पार्ट होगा वहां पे जो अटैचमेंट लगा होगा या जो पार्ट लगा होगा इसको शोवल होगा, उसकी शेप कुछ कुछ बतख के पैरों के जैसी रहती है। ठीक है, चौड़ी रहती है, कहने का मतलब है। और वही है कि हमें क्या करना है? इस पार्ट को चौड़ा बनाना है। चौड़ा बनाएंगे तो क्या होगा कि ये बस उस पार्ट को ये जुताई करने का काम नहीं करेगा बाद में। ठीक है, मैक्सिमम एरिया को कवर करने का काम करेगा उसके बाद में। तो इस टाइप के कल्टीवेटर को हम क्या बोलते हैं? डक फुट कल्टीवेटर। वही सेम कंसेप्ट 5, 7, 9, 11 वाला। उसके बाद में बात करते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। तो कल्टीवेटर सोइल को स्टिर करने का काम करेगा, यानी मृदा में हलचल पैदा करने का कार्य करता है एवं मिट्टी के ढेलों को तोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद में बात करें जो टाइम्स होती है वो फिटेड रहती है किस चीज पे? कल्टीवेटर कॉम्ब के फ्रेम पे। तो यहाँ पे वही चीज है कि ये जो टाइम्स है वो कल्टीवेटर के फ्रेम पे फिटेड रहती है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक कल्टीवेटर जो होता है वो इंटरमीडिएट फंक्शन परफॉर्म करता है आपके। कि आपने क्या कर दिया? अब दो चीजें आपने पढ़ ली है कि एक प्राइमरी टिलेज के लिए काम में लेते हैं जी प्लाऊ, सेकेंडरी टिलेज के लिए काम में लेते हैं जी हैरो। अब सेकेंडरी टिलेज में केवल हैरो नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना। सेकेंडरी टिलेज में और भी इंप्लीमेंट्स होते हैं, जो भी फाइन ऑपरेशन होते हैं ना, छोटे छोटे काम के लिए काम में आते हैं, वो सारे ऑलमोस्ट सेकेंडरी टिलेज में होते हैं, ध्यान रखना। तो हैरो। अब आपको प्लाऊ और हैरो में डिफरेंस तो समझ में आ गया, लेकिन जो कल्टीवेटर है उसको मैं अगर बिठाना चाहूंगा तो मैं इसको प्लाऊ और हैरो के बीच में बिठाना चाहूंगा कि इसके प्लाऊ जितने भी इसका काम नहीं करता लेकिन हैरो से ज्यादा करता है। तो इसकी रैंकिंग कहाँ पे आ जाएगी? इसकी रैंकिंग आ जाएगी प्लाऊ और हैरो के बीच में। वही यहाँ पे बोला गया है कि कल्टीवेटर को आप क्या मान सकते हो? इसके कार्य के आधार पे आप प्लाऊ और हैरो का मध्यस्थ मान सकते हो। ओके, उसके बाद में ये खरपतवारों को नष्ट करने का काम मुख्य कार्य करता है। कल्टीवेटर का मुख्य कार्य क्या रहता है? खरपतवारों को नष्ट करना। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम इसे सेकेंडरी टिलेज में भी काम में ले सकते हैं। ये इंटरमीडिएट इंटरकल्चरल ऑपरेशंस, अंतःशस्यक्रियाएं क्रियाएं। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात की गई यहाँ पे कल्टीवेटर की। तो पहला बोल दिया गया इंटरकल्चरल द फील्ड, की अंतःशस्यक्रियाएं क्रियाएं करता है भूमि में। डिस्ट्रॉय द वीड इन द फील्ड, यानी खरपतवारों को नष्ट करता है। एरिएट द सॉइल प्रॉपर फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप, की फसल की वृद्धि के लिए भूमि में क्या करता है? वायु की प्रेजेंस को बढ़ाता है। कंजर्व मॉइस्चर बाय प्रिपेयरिंग मल्चिंग एरिया सरफेस, तो क्या कर देगा? जो खरपतवारों को उखाड़ेगा वहां से, उनको उखाड़ के वहीं पे डाल देगा, तो खरपतवार सॉइल पे पड़ जाएंगे, तो उसके कारण क्या हो जाएगी? मल्चिंग हो जाएगी। और मल्चिंग होने से क्या रहता है? आपके मॉइस्चर कंजर्व हो जाएगा, नमी संरक्षित हो जाएगी मृदा में।
और वही चीज़ है कि बीज बोने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोविंग अटैचमेंट यूज कर सकते हैं कल्टीवेटर के साथ में, और फिर बिजाई के काम में भी ले सकते हैं कल्टीवेटर को। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मतलब क्या रहता है, मैंने आपको पढ़ाया था, एक तो रहता है इवेपोरेशन और एक रहता है ट्रांसपायरेशन, ठीक है, दोनों को इवेपो ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं इकट्ठा। तो ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। इवेपोरेशन का मतलब रहता है कि किसी ऐसी सतह से मृदा, किसी ऐसी सतह से जल उड़ना जो अजीवित हो, जैसे कि मृदा होगी। और ट्रांसपिरेशन यानी पौधों से पानी का भाप के रूप में उड़ना। पानी का भाप के रूप में उड़ना दोनों कंडीशन के अंदर ही होगा, लेकिन अगर वो पौधों से, पत्तियों से उड़ रहा है तो उसे बोलेंगे हम ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। अगर वो आप चाय बना रहे हो और चाय के पतीले से पानी भाप बन के उड़ रहा है तो उसको भी मैं इवेपोरेशन बोलूंगा, लेकिन अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को मतलब है फील्ड से। तो फील्ड में जो खाली एरिया है, उस खाली एरिया से पानी जो है वो भाप के रूप में उड़ रहा है, तो उस चीज को इवेपोरेशन बोलेंगे। और आपने अगर कल्टीवेटर यूज कर लिया, कल्टीवेटर यूज करने से एक तो सॉइल की पोरोसिटी बढ़ गई, दूसरी चीज जो वीड वगैरह थे वो वहां पे कट के उसके ऊपर गिर गए, मल्चिंग हो गई काइंड ऑफ उसकी, और मल्चिंग होने के कारण क्या हो जाएगा, आपके मॉइस्चर कंजर्व कर लिया जाएगा सॉइल के द्वारा। ओके, नमी को संरक्षित कर दिया जाएगा। ओके, तो होपफुली आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कंफर्मेशन दे दीजिए एक बार मुझे आप कि आपको जितना पढ़ाया उतनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट बात करते हैं लेवलर के बारे में। तो नाम से पता लग रहा है लेवलर क्या काम करेगा, लेवल करने का काम करेगा। किस चीज को, ऑफ कोर्स फील्ड को लेवल करने का काम करेगा। यहाँ पे हम खेतीबाड़ी की बातें कर रहे हैं। ओके, तो और कहाँ पे हमें लेवल की कहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियस है मुझे लेवल की वहां पे जरूरत पड़ेगी जहाँ पे मुझे सिंचाई करनी है, क्योंकि सिंचाई करने के लिए मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि मैंने सारे के सारे खेत में ड्रिप इरिगेशन वगैरह करवा रखा है या स्प्रिंकलर लगवा रखे हैं, ठीक है, जो मैं मोटर लगा रखी है। क्योंकि आम किसान अगर करेंगे, मैं गेहूं की फसल लगा रहा हूँ तो वहां पे ऑब्वियस है कि मेरे को फील्ड क्रॉप्स में तो जनरली ये चीजें कामयाबी नहीं है। फील्ड क्रॉप में तो आपने जो इरिगेटेड एरिया रहता है, उन इरिगेटेड एरियाज में लोग चेक बेसिन मेथड से सिंचाई करना प्रेफर करते हैं। तो उसमें क्या रहेगा, उसमें एक इरिगेशन चैनल रहेगा। इरिगेशन चैनल से आप अपने जो एक आपकी चेक रहता है या आपकी एक कैरी रहती है उसको ओपन कर देते हो और पानी उसमें चला जाता है। और स्लोप के कारण, ठीक है, जो आपका इरिगेशन चैनल होगा उस साइड से आपके कैरी के अंत की तरफ थोड़ा सा हल्का सा झुकाव होगा, जिसकी वजह से पानी अपने आप आगे की तरफ बहता रहेगा। पीछे से एक तो पानी आ रहा है तो उस प्रेशर के कारण पानी आगे की तरफ बहता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आप कर लेते हो, या फिर आप बिल्कुल समतल भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल समतल होगा तो दूसरी साइड से तो पानी आ रहा है ना, तो उस आ रहने के कारण वो आगे की तरफ ही जाएगा, पीछे की तरफ नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे अगर उबड़ खाबड़ हो सारी चीजें, ऊंचा नीचा हो, कहीं पे लेवल ज्यादा हो, कहीं पे लेवल कम हो, तो अब वो हो सकता है बैक फ्लो कर जाए, ठीक है, वो आगे की तरफ जाए ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होगा, या वो लेफ्ट राइट में कहीं चला जाए, पूरे यूनिफॉर्म तरीके से पानी नहीं लगेगा। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है लेवल मृदा की या लेवल्ड फार्म की, कहाँ पे, जहाँ पे हमें सिंचाई करनी होती है। और इसके लिए आप देखते भी हो, आप उस चीज को कंप्यूटर कराह बोल देते हो सिंपली, ठीक है। तो कंप्यूटर कराह से क्या करते हैं, कंप्यूटर कराह से हम करते हैं कि लेजर की सहायता से क्या कर दिया, सारे फील्ड को इक्वल कर दिया हमने, लेवल कर दिया उसका अच्छे से। वही तो चीज रहती है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं, वही चीज है, उसी चीज को पढ़ना है। इरिगेटेड एरियाज के अंदर लैंड लेवलिंग जरूरी रहती है फार्मिंग करने के लिए, अच्छी तरीके से कृषि क्रियाएं करने के लिए सिंचाई क्षेत्रों में लेवलिंग करना बहुत अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, होपफुली आप समझ चुके हो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेवल्ड फील्ड यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन करेगा इरिगेशन वाटर का। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह तो पानी बहुत ज्यादा रुक गया और एक जगह पानी रुक ही नहीं रहा, ठीक है, एक जगह पानी पहुंचा ही नहीं और एक जगह तो बाढ़ आ गई, ऐसा नहीं होगा। हाई एफिशिएंसी हो जाएगी आपके सोइल में पानी को पेनिट्रेट करने की भी। इसकी वजह से वाटर लॉगिंग की कंडीशन आपकी पैदा नहीं होगी। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है, होपफुली आप सारे लोग समझते हो। वाटर लॉगिंग यानी जल स्तर का भर जाना, जल भराव की स्थिति हो जाने को वाटर लॉगिंग बोलते हैं। जब सोइल की मैक्रो और माइक्रो, बृहत और सूक्ष्म छिद्र क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे पूरी तरीके से पानी से, उस टाइम अब पानी सोइल के ऊपर रुकना स्टार्ट कर देगा, मृदा के ऊपर रुकना स्टार्ट कर देगा, जिसको हम वाटर लॉगिंग या जल भराव की स्थिति कहते हैं। एंड सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब क्या, मृदा क्षरण। इन चीजों को रिड्यूस करने का काम करेगा अगर हमारी मृदा क्या होगी, अच्छी तरीके से लेवल्ड होगी तो। इसलिए हम क्या करते हैं कि सारे के सारे जमीन को लेवल्ड कर देते हैं, टाइमली कर देंगे। एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस जैसे प्लोइंग, सीडिंग और इंटर कल्चरल ऑपरेशंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से हमारी ये सारी चीजें होती रही, इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी सॉइल लेवल्ड हो। स्मूथ फील्ड, ये चीजें अच्छी करेंगी। फील्ड इक्विपमेंट वगैरह भी अच्छी तरीके से काम में ले सकते हैं, और अच्छी मशीनों को भी काम में ले सकते हैं। हार्वेस्टिंग ये हमारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब हार्वेस्टिंग में आजकल यूज करने लगे कंबाइन मशीन को।
तो कंबाइन मशीन, मान लो अब मेरी फील्ड है वो सारा का सारा एक जैसा लेवल है, तो मैं कंबाइन मशीन को चला रहा हूँ तो वो सबको यूनिफॉर्म तरीके से कट कर देगा। लेकिन वहीं अगर मेरी क्या हो, सोइल इस तरीके से हो, जैसे कहाँ देखने को मिलती है, डेजर्ट एरिया में, अनइरिगेटेड एरिया में देखने को मिलती है, ऊबड़ खाबड़ रहती है, तो वहां पे मैं कंबाइन को चलाऊंगा तो हो सकता है कोई पौधा तो इतनी हाइट से कट गया और कोई पौधा इतनी हाइट से कट पा रहा हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट रहती है, तो यूनिफॉर्म हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती और ऐसी कंडीशन में हार्वेस्टर वगैरह अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। लैंड लेवलिंग को ये चीजें कब करनी चाहिए, जब आपकी फील्ड फ्री हो, यानी आपकी फील्ड के अंदर कोई भी क्रॉप ना हो, उस टाइम आपको करनी चाहिए लैंड लेवलिंग। जब क्या हो, आपके बुलक और लेबर वगैरह क्या हो, आइडियल कंडीशन में हो, उनके पास करने को ज्यादा काम ना हो। ऐसा ना हो कि आप पूरा सीजन आ रखा और उनको बोलो चलो अब लेवलिंग करो, उनको ओवरलोड नहीं देना। कब करनी है लैंड लेवलिंग, तब करनी है जब हमारे पास खाली समय हो, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं लैंड लेवलिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेवलर्स के बारे में। तो सबसे ज्यादा फेमस जो है वो है वुडन लॉग। जैसा कि मैंने आपको कल भी समझाया था, वुडन लॉग, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे अपने यहाँ पे इसको जनरली बोला जाए तो कहीं पे सुहागा बोलते हैं, कहीं पे इसको पाटा बोलते हैं, ठीक है। इमेज में आप जो देख रहे हो उसमें फिर भी मेटल पार्ट लगा हुआ है, जो जनरली सामान्य तौर पे देखने को मिलता है गाँव में। उसके अंदर केवल ये जो लकड़ी वाला हो गया, बस इतना एक लकड़ी का रहता है, उसको हुक रहते हैं, उसमें दो ट्रैक्टर से अटैच कर लिया और साथ में घसीटते रहते हैं, ठीक है। तो बस वही उसके पार्ट रहता है। आप बहुत कॉमन चीजें हैं, आप बहुत आसानी से इनको देख सकते हो। तो ये ट्रैक्टर ऑपरेटेड आपके वुडन लॉग्स या फिर क्या है, लेवलर है, और ये एनिमल ऑपरेटेड आपके क्या है, वुडन लॉग का लेवलर है, ठीक है। एनिमल्स की सहायता से या बैलों की सहायता से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेवलिंग कर रहे हो सोइल की। और ये फील्ड किस चीज के, ये फील्ड है आपके पैडी की, बोले तो धान की फील्ड है ये आपके, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो ये मोस्ट कॉमन टाइप का लैंड लेवलर है इंडियन फार्मर्स के द्वारा। कौन सा, लकड़ी वाला, ठीक है। इसको हम ऑपरेट करेंगे तो वो ये लूज सोइल को हाई स्पॉट से उठा लेगा, और जहां पे गड्ढे होंगे वहां पे ये, जब इसको ऑपरेट करेंगे तो जहां पे अतिरिक्त मात्रा में मिट्टी होगी वहां से अतिरिक्त मात्रा की मिट्टी को ये अपने साथ आगे घसीटना स्टार्ट कर देगा। और जहां पे थोड़ा सा क्या होगा, गड्ढा वड्ढा होगा, थोड़ी सी कम मात्रा में मिट्टी होगी, तो यहाँ जो मिट्टी को साथ में घसीट रहा है वो मिट्टी वहां पे डाल दी जाएगी, और इस तरीके से मृदा क्या हो जाती है, लेवल्ड हो जाती है आपकी। ओके, तो ये सिंपल कंसेप्ट है किस चीज का, बिल्कुल कॉमन आपके लैंड लेवलर का, जो वुडन लोग को यूज करते हैं और सबसे ज्यादा कॉमन रहता है इंडियन फार्मर्स में, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, लेवलर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, ये भी एक लेवलर ही है जिसको आप क्या बोलते हो, कराहा बोलते हो। और ये जनरली कराहा ही है क्योंकि इसका नाम भी क्या है, कराहा, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्क्रैपर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एनिमल आपके ये भी एनिमल ड्रोन और ट्रैक्टर ड्रोन दोनों शेप में रहता है। यू शेप का इसमें एक बाउल लगा रहता है, इस बाउल के बारे में बात कर रहे हैं। नीचे की तरफ ये फिर से वो स्टील का आपके कटर लगा रह गया, ब्लेड लगा रह गया, ऊपर की तरफ यू शेप का एक बाउल लगा रह गया। जो एक्स्ट्रा मिट्टी होगी वो एक्स्ट्रा मिट्टी इस बाउल में कैरी की जाएगी, और जहां पे थोड़ा सा गड्ढा होगा या थोड़ा सा क्या होगा, जगह ज्यादा होगी, वहां पे यहाँ से एक्स्ट्रा मिट्टी निकल के उस एरिया को फुलफिल कर देगी, ठीक है। अगर इसमें कोई वेयर एंड टियर आ जाता है बाई चांस, तो एक एक्स्ट्रा स्टील की शीट लगाकर भी क्या किया जा सकता है, इसे रिपेयर किया जा सकता है। और वो ये कि इसके अंदर भी आपके हो सकता है कि वुडन का पार्ट लगाओ कुछ, ठीक है, कुछ पार्ट क्या हो, लकड़ी का लगाओ। एनिमल ड्रोन भी हो सकता है, ट्रैक्टर ड्रोन भी हो सकता है। जो इमेज में आप देख रहे हो वो ट्रैक्टर ड्रोन है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने लेजर गाइडेड लेवलर के बारे में। तो ये आपने देखा होगा किसी न किसी के फील्ड में इस तरीके से रहता है, और दूर एक बंदा बैठा कंप्यूटर पे इन सारी चीजों को मैनेज भी कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इसके बारे में बात करेंगे तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जो ऑपरेटर होगा उस ऑपरेटर को डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ इसे करा को ऊपर उठाना, कहाँ नीचे करना, और क्या चीजें करनी है। जबकि इनके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता। इनके अंदर लेजर जो होगा वो उस लेजर से आपकी फील्ड को स्कैन किया जाएगा। फील्ड को स्कैन किए जाने के बाद में ये खुद ही डिसीजन लेगा कि कहाँ पे तो इसको सोइल को डालना है और कहाँ पे सोइल को नहीं डालना, ठीक है। तो इस चीज की वजह से हमारी जो लेवलिंग होगी वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रहती है। और वही बातें यहाँ पे बोली गई है कि लेजर गाइडेड ट्रैक्टर ऑपरेटेड बाय ट्रैक्टर आपको इमेज में शो किया गया है। लेजर गाइडेड लेवलर जो होगा वो ट्रांसमीटर से काम करेगा, जो फील्ड के बाहर आपके फिटेड रहता है। लेवलर क्या रहेगा, एक लेजर बीम के लिए रिसीवर उसे मिलता रहेगा, सिग्नल मिलता रहेगा, जिसकी सहायता से वो अपने आप क्या करेगा, एडजस्ट करता रहेगा लेवलिंग ब्लेड को। ऑपरेटर को ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ऑपरेटर को घूमना रहता है वहां पे, ठीक है। तो होपफुली आप में से जनरली मैक्सिमम बच्चों ने कभी ना कभी ये चीज देखी होगी। उन बच्चों ने जिनकी जो एग्रीकल्चरल आपके लैंड है वो आपके कौन से एरिया में पड़ती हो, इरिगेटेड या सिंचाई क्षेत्र में पड़ती हो, वहां पे बहुत कॉमन चीजें हैं। आपने तो किसी पड़ोसी के खेत में से डेफिनेटली देखा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने रिजर के बारे में। तो रिजर से जो वर्ड बाहर निकल के आया वो वर्ड क्या था, रिज। रिज होती क्या है आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं रिज एंड फरो के बारे में बात करूं तो आपको पता है, जैसे लास्ट टू लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने क्या लगाया, आप लोगों ने अपने प्लॉट तैयार किए, उसमें आपने शायद आलू की फसल लगाई थी।
तो आलू की फसल को किस तरीके से लगाया, मेड़ बना के लगाया, ठीक है, छोटी छोटी मेड़ बना ली, उसकी सहायता से लगाया। अब आपने जो मेड़ बनाई वो तो हो सकता है आपने मैनुअली बना ली होगी, लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरे को बड़े लेवल पे खेती करनी है, ठीक है, 10 हेक्टेयर लैंड में मेड़ बना के मेरे को आलू की बुवाई करनी है। उतने बड़े एरिया में तो दिक्कत रहेगी ना, इसलिए मैं क्या करूंगा, वहां पे मशीनों को काम में लूंगा मेड़ बनाने के लिए। जो उभरा हुआ हिस्सा होगा उसको मैं रिज बोलूंगा, और जो गहरा हिस्सा होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, फरो बोलूंगा। मैं इमेज में दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये जो हिस्सा होगा इसको रिज बोला जाता है, और ये वाला जो गहरा हिस्सा होगा इसको फरो बोला जाता है। इरिगेशन में भी इस चीज को पढ़ते हो, रिज एंड फरो सिस्टम। तो रिज एंड फरो सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पे पानी को दे दिया जाता है, जो पानी एब्जॉर्व कर लिया जाएगा इन पंक्तियों पे जो पौधे लगाए जाते हैं उनके द्वारा। जनरली ये मैकेनिज्म किन में फॉलो किया जाता है, ये फॉलो किया जाता है रूट क्रॉप्स के अंदर, जिनके रूट पार्ट्स के अंदर आपके जो भी इकोनॉमिकल पार्ट होगा वो ग्रो करता है, वहां पे इनको काम में लेते हैं ताकि उगने के लिए जगह मिल जाए। बात करते हैं रिजर के बारे में, तो एक ऐसा इंप्लीमेंट होगा जो सोइल को कट करता है और टर्न कर देगा दो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। अब इसमें भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें अगर मैं सिंपली आपको समझाना चाहूँ तो इतना समझा सकता हूँ कि आपने इंडिजिनस प्लाउ के बारे में बात की, वहां पे आपने बोला कि वी शेप कट करता है। तो वी शेप वो कट कर रहा था, उसमें ऐसे कोई पार्ट नहीं लगे हुए थे, कोई भी उसमें मोल्ड बोर्ड नहीं लगे हुए थे, जिसकी सहायता से क्या था, जिसके कारण वो सोइल को ऊपर ज्यादा उठा नहीं रहा था, लिफ्ट करने का काम नहीं कर रहा था, बस सोइल को कट कर रहा था। उसके कट करने के कारण वो ऑटोमेटिकली एक खांच बन रही थी, इसलिए हमने उसे वी शेप बोल दिया। एमबी प्लाउ की बात करें तो एमबी प्लाउ में एक साइड में बड़ा सारा मोल्ड बोर्ड प्लाउ लगा दिया, जिसकी सहायता से वो सोइल को कट कर रहा है। तो अब सोइल लिफ्ट हो रही है, वो केवल एक ही साइड में हो रही है, दूसरी साइड में नहीं हो रही। तो एमबी प्लाउ का ये कंसेप्ट हो गया। तीसरा, अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, दोनों साइड में मोल्ड बोर्ड लगा दिए। अब ये सोइल को जो काटेगा तो वो सोइल दोनों साइड से लिफ्ट की जाएगी और दोनों साइड में ही गिराई जाएगी, जिसकी सहायता से क्या होगा, आप अगर देखोगे तो ये वाली रीज है वो आधी इस साइड से बनाई जा रही है और आधी इस साइड से बनाई जा रही है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो जो प्लाऊ होता है, प्लाऊ में आगे वाला पार्ट नुकीला रहता है, तिखा रहता है, इसमें नुकीला वुकीला हमें नहीं चाहिए, बस इसमें चौड़ा चाहिए ताकि वो मिट्टी को क्या करे, ज्यादा मात्रा में उठाने का काम करे। जितनी बड़ी मेरे को साइज की रिज बनानी है, ठीक है, उतना चौड़ा मेरे को ये वाला पार्ट रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो उतना चौड़ा नहीं है, क्योंकि रिज मेरे को उतनी बड़ी नहीं बनानी, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं कि एक रिजर एक ऐसा इंप्लीमेंट होता है जो सोइल को कट करता है और टर्न करता है सोइल को दो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, एक साथ साथ रिज बनाने के लिए। इसको हम फरोवर भी बोल सकते हैं अपने, ठीक है। रिजर हम रिज बनाने के लिए काम में लेंगे। रो क्रॉप सीड्स को यूज अपने प्लांट करते हैं इसके अंदर, टिल्ड सॉइल के अंदर। और बाकी वही सारी चीजें हैं कि इनको अगर दूसरे नाम देखें तो इनको राइडिंग प्लाउ भी बोल सकते हैं, रिजिंग प्लाउ भी बोल सकते हैं, मिडल बस्टर प्लाउ भी बोल सकते हैं, डबल मोड बोर्ड प्लाउ भी इसको बोला जा सकता है। वी शेप आपके ये बनाता है, ठीक है, जिसके सहायता से आपके क्या होगा, बन जाती है आपके मेड़ मेड़ बन जाती है, ठीक है। इनके अंदर वही पार्ट होगा, फ्रोग फिटेड होगा। फ्रोग क्या काम करेगा, फ्रोग आपके मोल्ड बोर्ड को अटैच करके रखने का काम करेगा। नोज या टिप वगैरह होगी, शेयर पेनिट्रेट करेगा सॉइल के अंदर और ये सॉइल को ब्रेक डाउन करेगा। मोल्ड बोर्ड क्या करेगा, सॉइल को लिफ्ट करेगा यानी ऊपर उठाएगा, उसे इन्वर्ट करेगा यानी पलट देगा, और साइड साइड के अंदर क्या बनाता रहेगा, आपके डीप चैनल बनाता रहेगा रिज के लिए, जो कि अपने को रिक्वायर्ड साइज का होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप इमेज में देख पा रहे हो, ये आपके सामने रिजर है जिसके अंदर क्या लगे हुए, दोनों साइड के अंदर मोल्ड बोर्ड लगे हुए हैं, जिसकी सहायता से क्या हो रहा है, ये मेड बनाने का काम अच्छी तरीके से कर पा रहा है। तो मेरे को आप कंफर्मेशन दीजिए कि आपको रिजर क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया। फाइनल बात करते हैं अपने सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट के बारे में, तो वो हो जाएगा आपका बुंड फॉर्मर। बुंड का मतलब क्या हो गया, आपकी डोलियां, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चीज को समझनी है कि जो रिजेस थी वो रिजेस तो किस चीज के लिए काम में आ रही है। जैसे मान लीजिए मैंने एक फील्ड था, इस फील्ड को मैंने क्या कर दिया, चारों तरफ से यूं कर दिया, तो यहाँ इनके बीच में जो मैं छोटी छोटी रिज बना रहा हूँ वो तो मेरे काम में आ रही है सोविंग के, ठीक है। उनमें तो मैं क्या लगा रहा हूँ, आपके फसल को लगा रहा हूँ। लेकिन ये जो है वो किसे बोलते हैं, आड़ को बोल सकते हैं एक बार, जहाँ जिसको इरिगेशन चैनल जहां बनाते हैं उस चीज को बोल देते हैं। अगर लोकल नाम इसका बोलना चाहूँ तो लोकल नाम इसका शायद जिंदरी होता है, जिंदरा होता है, ऐसा करके इसे बोलते हैं लोकली। वो अब आपको पता है भारतवर्ष हर 12 किलोमीटर पे पानी और वाणी बदल जाती है, तो हो सकता है लोकल नेम डिफरेंट डिफरेंट हो, इसलिए उसके चक्रों में ज्यादा नहीं पड़ना। कंसेप्ट समझा देता हूँ। कंसेप्ट यहाँ जो आप इमेज में देख रहे हो वो एनिमल ड्रोन है, और यहाँ जो इमेज में आप देख रहे हो वो क्या है, ट्रैक्टर ड्रोन। तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, बस सिंपल है कि साइड में दो सपाट लगा दिए गए, ट्रैक्टर चलेगा, यहाँ से ये मिट्टी को गैदर करेगा, यहाँ से मिट्टी को कलेक्ट करेगा, और इन दोनों के बीच में जितना चौड़ा हिस्सा होगा उतना चौड़ा मेड़ बनाता रहेगा। इनको एडजस्ट किया जा सकता है ऊपर। यहाँ आप अगर नोटिस कर रहे हो तो अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं, आप उनके अंदर नट बोल्ट को टाइट कर सकते हो। इनके बीच की डिस्टेंस को भी आप बढ़ा सकते हो, जितना इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दोगे उतनी चौड़ी मेड़ आपकी बनना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। तो ये किस चीज के काम आ रहा है, मेड़ बनाने के काम आ रहा है, आपकी बाउंड्री बनाने के काम आ रहा है, ओके। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं
कि बुंड्स बनाने के काम आएगा सोइल को कलेक्ट करके, ठीक है। और पानी को होल्ड करने का काम करता है, मतलब वही है कि पानी को होल्ड करने का काम, यानी इरिगेशन चैनल बनाते हैं इससे अपने, ठीक है। और वही चीज ये सारी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन दोनों के बीच की जितनी बढ़ा देंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को जितना बढ़ा देंगे उतनी बड़ी ये क्या बनाने लग जाएगा, मेड बनाने लग जाएगा। पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो वही है आपके आपके मेड बनाने के लिए फॉर्मिंग बोर्ड हो जाएगा, उसमें बीम हो जाएगा और एक हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर रहती है, सबसे सिंपल अगर एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट देखा जाए तो वो आपका ये होता है वन फॉर्मर। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं, आपके डाउट्स वेलकम है। ठीक है, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।